आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो बहुत ही सटीक है। हमारे पास कक्षा 9 के भूगोल विषय का एक बहुत ही शानदार नोट्स का सेट है, जिसका विषय है जलवायु यानी क्लाइमेट। जी। भले ये स्कूल के नोट्स हों, लेकिन इनमें जो जानकारी समेटी गई है वो किसी भी इंसान के लिए, मतलब ये समझने के लिए काफी है कि हमारी पृथ्वी असल में काम कैसे करती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चूंकि ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी नोट्स है, इसलिए आज की हमारी ये चर्चा ना बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, मैं इस पीडीएफ के हर एक पेज, हर एक लाइन और हेडिंग को बिल्कुल उसी क्रम में, मतलब शब्दशः लाइन दर लाइन पढ़ूंगी, और फिर आप एक शांत और स्पष्ट शिक्षक की तरह उसे आसान भाषा में हमें समझाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे एकदम आसान भाषा में समझाऊं। तो चलिए कवर पेज से शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 मैं बिल्कुल वैसा ही पढ़ती हूँ जैसा लिखा है। जी, पढ़िए। यहाँ लिखा है जलवायु क्लाइमेट कक्षा 9 भूगोल, संपूर्ण अध्याय के त्वरित और परीक्षा उपयोगी नोट्स। और इसी पेज पर एक बहुत ही सुंदर गोल आकृति वाला चित्र बना है, जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। हाँ, आप देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है। अगर आप इस गोल चित्र को ध्यान से देखेंगे तो उसके 4 अलग अलग हिस्से हैं। हाँ, एक तरफ झमाझम बारिश दिख रही है। बिल्कुल, बारिश और ताड़ के पेड़ हैं, और दूसरी तरफ एकदम चिलचिलाती धूप और जमीन में सूखी दरारें पड़ी हैं। तीसरे हिस्से में बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, और चौथे में एकदम तूफानी बादल। तो ये चित्र दर्शाता है कि जलवायु कितनी विविध हो सकती है। वाकई, मतलब एक ही ग्रह पर एक ही समय में कोई इंसान बर्फ हटा रहा है और कोई पसीने से भीग रहा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम सीधे पेज 2 पर चलते हैं, जहां हेडिंग दी गई है मौसम और जलवायु में अंतर। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मैं पढ़ती हूँ, यहाँ क्या लिखा है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था, अवधि कम समय जैसे एक दिन, उदाहरण दिन में कई बार बदल सकता है। और जलवायु के लिए लिखा है एक विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि ब्रैकेट में 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग। जी। तो ये ना भूगोल का सबसे बुनियादी नियम है। हम अक्सर आम बोलचाल में कह देते हैं कि आज जलवायु बहुत खराब है। हाँ, अक्सर कहते हैं लोग, जो कि तकनीकी रूप से बिल्कुल गलत है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मौसम किसी इंसान के आज के मूड की तरह है, जो पल पल बदलता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है ये, है ना। लेकिन जलवायु उसकी पर्सनालिटी या स्वभाव है, जो सालों के अवलोकन के बाद पता चलती है। एकदम सटीक बात कही आपने। मूड बदलता रहता है, लेकिन स्वभाव स्थायी होता है, और इसी बात को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। हाँ, एक घड़ी बनी है यहाँ। जी, मौसम के नीचे वो जो घड़ी बनी है वो घंटों या एक दिन का प्रतीक है, जबकि जलवायु के नीचे एक लंबी टाइमलाइन दी गई है। 1990 से लेकर 2030 प्लस तक की टाइमलाइन है। बिल्कुल, ये टाइमलाइन यही जोर देकर बता रही है कि किसी जगह की जलवायु तय करने के लिए हमें कम से कम 30 साल के आंकड़ों का विश्लेषण करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं इसी पेज के नीचे एक फैक्ट बॉक्स पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। ये इतिहास और भूगोल का एक बहुत ही रोचक संगम है। वो कैसे? अब प्राचीन काल में जो अरब व्यापारी समुद्री रास्ते से भारत आते थे ना, हाँ, उन्होंने हवाओं की दिशा उलटने की इस प्राकृतिक घटना को सबसे पहले नोटिस किया था। अच्छा। क्योंकि देखिए उस समय तो इंजन वाले जहाज होते नहीं थे। उनके जहाज पूरी तरह से हवा के सहारे चलते थे। हवा जिस तरफ जाएगी जहाज भी उधर ही जाएगा। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने इन हवाओं को मौसम कहा, जो समय के साथ अपभ्रंश होकर हमारा आज का शब्द मानसून बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए अब हम पेज 3 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है जलवायु नियंत्रण के 6 प्रमुख कारक। मैं इन्हें क्रम से पढ़ती हूँ। जी, पढ़िए। पहला है अक्षांश, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। दूसरा है तुंगता या ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। तीसरा है वायुदाब एवं पवन तंत्र, तापमान और वर्षा वितरण को प्रभावित करता है। चौथा समुद्र से दूरी, महाद्वीपीय अवस्था। जी। पांचवा महासागरीय धाराएं, तटीय जलवायु पर प्रभाव।
और छठा है उच्चावच लक्षण, वर्षा या तापमान पर प्रभाव। तो यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि अगर हम इन तकनीकी शब्दों को आसान भाषा में समझें, हाँ क्योंकि ये नाम थोड़े भारी लग रहे हैं, बिल्कुल। तो आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे ये हमारी धरती के प्राकृतिक एसी और हीटर के कंट्रोल स्विच हों। अच्छा, प्राकृतिक एसी और हीटर। हाँ, जैसे अक्षांश तय करता है कि सूरज की किरणें कहाँ सीधी पड़ेंगी। भूमध्य रेखा पर किरणें एकदम सीधी चमकती हैं तो वहां भयंकर गर्मी होती है, और ध्रुवों की तरफ किरणें तिरछी हो जाती हैं तो वहां बर्फ जम जाती है। और ऊंचाई का नियम तो एकदम सीधा है, जितना ऊपर जाएंगे हवा उतनी पतली और ठंडी होती जाएगी। अच्छा, ये जो चौथा पॉइंट था ना, समुद्र से दूरी, और इसमें लिखा था महाद्वीपीय अवस्था, हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसे ऐसे समझिए कि पानी ना जमीन के मुकाबले बहुत धीरे गर्म होता है और धीरे ही ठंडा होता है। इसलिए जो शहर समुद्र के पास हैं, जैसे कि मुंबई, वहां समुद्र की वजह से तापमान साल भर लगभग एक समान ही रहता है। हाँ, वहां ज्यादा न सर्दी होती है न गर्मी। बिल्कुल। लेकिन जो जगह समुद्र से दूर हैं, जैसे दिल्ली, वहां सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है और गर्मियों में भयंकर गर्मी। ओफ, वो तो है दिल्ली की गर्मी। हाँ, तो इसी चरम स्थिति को हम महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। और जहां तक उच्चावच लक्षण का सवाल है, इसका मतलब है जमीन की बनावट। मतलब पहाड़ या घाटियां? जी, अगर रास्ते में कोई बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है तो वो बादलों को रोककर एक तरफ भारी बारिश करवा देगा और दूसरी तरफ बेचारे सूखे रह जाएंगे। अच्छा, तो अब पेज 4 पर आते हैं। हाँ। यहाँ हेडिंग है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, भाग 1। जी। मैं पढ़ती हूँ। पहला, अक्षांश। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग से गुजरती है। आधा भाग उष्ण और आधा उपोष्ण कटिबंधीय है। हाँ। और दूसरा है ऊंचाई। हिमालय, ब्रैकेट में लिखा है 6000 मीटर, मध्य एशिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोकता है। बिल्कुल। अब यहाँ चित्र में दिखाया गया है, भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं कि बीच से ये जो कर्क रेखा गुजर रही है, हाँ। नक्शे को 2 हिस्सों में बांट रही है। हाँ। तो इसके नीचे का जो आधा भारत है वो उष्ण कटिबंधीय जोन में आता है, यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, और ऊपर का आधा हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय है। और ये जो नीले तीर दिखाए गए हैं नक्शे में, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उत्तर में हिमालय से टकराकर कुछ नीले तीर वापस लौट रहे हैं। हाँ, वो नीचे नहीं आ पा रहे। बिल्कुल, ये मध्य एशिया की हाड़ कंपा देने वाली ठंडी हवाएं हैं। अगर ये हिमालय रूपी विशाल दीवार वहां नहीं होती ना, तो क्या होता? तो आज हमारा पूरा उत्तर भारत एक ठंडे और सूखे रेगिस्तान जैसा होता। बाप रे, मतलब हिमालय हमारी जानलेवा ठंड से भी रक्षा करता है। एकदम सही। चलिए अब पेज 5 पढ़ते हैं, जहां भाग 2 है। हेडिंग है पवन तंत्र। मैं पढ़ती हूँ। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। आगे लिखा है कोरियोलिस बल, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल। फिर लिखा है फेरेल का नियम, पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। जी। और अंत में है जेट धारा, ऊपरी क्षोभ मंडल में संकरी पट्टी में स्थित तेज गति वाली हवाएं। ये थोड़े तकनीकी शब्द हैं। हाँ, मुझे इस कोरियोलिस बल को लेकर एक सवाल है। जी, पूछिए। क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर हम किसी गोल घूमते हुए झूले पर बैठे हो, वो जो मैरी गो राउंड होता है, हाँ। और मैं बीच में से अपने सामने वाले दोस्त को सीधे गेंद फेंकूं, तो झूला घूमने की वजह से वो गेंद सीधी जाने की बजाय थोड़ी मुड़ जाती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल ही सटीक तुलना की आपने। हमारी पृथ्वी भी तो एक विशाल घूमता हुआ झूला ही है। हाँ, वो तो है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसलिए जब भी कोई हवा सीधे उत्तर या दक्षिण की ओर जाना चाहती है तो पृथ्वी के घूमने के कारण वो अपनी दिशा से भटक जाती है। अच्छा। और इसी अदृश्य बल को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। और इसी से जुड़ा है फेरेल का नियम। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसी बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं हमेशा अपनी दाईं ओर यानी राइट साइड मुड़ जाती हैं। अब समझ में आया। और ये क्षोभ मंडल क्या है जहां ये जेट धाराएं बहती हैं? क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है, मतलब जमीन से लेकर करीब 10 से 15 किलोमीटर ऊपर तक। अच्छा। हमारे सारे बादल और मौसम इसी परत में बनते हैं, और इसी परत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में हवा की बहुत तेज नदियां बहती हैं, जिन्हें जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये मौसम को पलट सकती हैं? बिल्कुल, ये इतनी तेज होती हैं कि पूरे मौसम का मिजाज बदल देती हैं। चलिए अब पेज 6 पर आते हैं। हेडिंग है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। मैं पढ़ती हूँ। उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, आगमन पश्चिमी प्रवाह द्वारा,
प्रभाव मैदानों में शीतकालीन वर्षा, पहाड़ों पर हिमपात, रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण। जी। तो सर्दियों में बारिश, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो यही जानते हैं कि बारिश बस मानसून में होती है। यही तो इस पूरी प्रक्रिया की खूबसूरती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप इस नक्शे को देखिए। हाँ। इसमें भूमध्य सागर से जो यूरोप और अफ्रीका के बीच है, वहां से कुछ सफेद तीर उठते हुए भारत की तरफ आ रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो सर्दियों में होता क्या है कि वो जो तेज जेट धाराएं हैं ना, वो अपने साथ हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर के बादलों को खींचकर हमारे भारत ले आती हैं। वाकई? इतनी दूर से? हाँ, और ये जो सर्दियों की बारिश होती है, इसे हम महावट भी कहते हैं। और ये बारिश रबी की फसल, जैसे जो गेहूं की खेती होती है ना सर्दियों में, हाँ हाँ, गेहूं, उसके लिए ये बारिश बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, एकदम वरदान की तरह। सच में दुनिया के एक कोने का पानी दूसरे कोने की फसल को उगा रहा है, बहुत अद्भुत है। बिल्कुल। अब आते हैं पेज 7 पर। यहाँ है भारतीय मॉनसून का तंत्र। इसमें 5 बिंदु लिखे हैं। पहला तापांतर, दूसरा ITZZ का खिसकना, तीसरा मेडागास्कर उच्च दाब, चौथा तिब्बत का पठार और 5वां जेट धारा। जी। रुकिए जरा, ये ITZZ क्या है? यहाँ नोट्स में कोई फुल फॉर्म नहीं दी है। हाँ, मैं बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ओके। अगर आसान भाषा में कहूं तो भूमध्य रेखा के पास ये एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया भर की हवाएं आकर आपस में टकराती हैं। और गर्मियों में सूरज की तेज गर्मी की वजह से ये खिसक कर भारत के गंगा के मैदानों के ऊपर आ जाता है। अच्छा, तो फिर क्या होता है? जब ये यहाँ आता है ना, तो एक बहुत बड़ा निम्न दाब यानी लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। इसे आप एक विशाल प्राकृतिक वाटर पंप की तरह समझ सकते हैं। विशाल प्राकृतिक वाटर पंप? वो कैसे? आप चित्र में देखिए, यहाँ चित्र में प्लस और माइनस के निशान बने हुए हैं। हाँ, दिख रहे हैं। तो गर्मियों में तिब्बत का पठार एकदम भट्टी की तरह गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ की हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और वहाँ एक खाली जगह या माइनस बन जाता है। एकदम सही, वहाँ निम्न गाब बन गया। दूसरी तरफ जो हिंद महासागर है, वहाँ का पानी थोड़ा ठंडा रहता है, तो वहाँ हवा भारी होती है, यानी उच्च दाब या प्लस का निशान। अब हवा का नियम है कि वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तेजी से भागती है। तो मतलब समुद्र से जमीन की तरफ? बिल्कुल। और समुद्र की ऊपर से भागती हुई ये हवाएं अपने साथ खूब सारी नमी सोख लेती हैं और भारत पहुंचकर झमाझम बरसती हैं। बस यही हमारा मानसून है। क्या बात है! तो ये पूरा खेल बस जमीन के गर्म होने और समुद्र के ठंडे रहने का है। बिल्कुल, यही मुख्य विज्ञान है इसके पीछे। चलिए अब पेज 8 पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, मानसून की वापसी। और नीचे एक लाइन है, भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। जी। अब पेज 9 पर पहली ऋतु के बारे में है, मैं पढ़ती हूँ। शीत ऋतु, समय मध्य नवंबर से फरवरी, विशेषता दिन गर्म, रातें ठंडी, उत्तर में तुषारापात। तापमान दक्षिण ब्रैकेट में चेन्नई 24 डिग्री सेल्सियस से उत्तर ब्रैकेट में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस की ओर घटता है। की टर्म महावट, शीतकाल में होने वाली वर्षा, रबी फसलों के लिए वरदान। इसके बारे में हमने अभी भी बात की थी, महावट के बारे में। हाँ, लेकिन ये चेन्नई में 24 डिग्री क्यों रहता है सर्दियों में भी? क्योंकि चेन्नई समुद्र के एकदम करीब है ना, और भूमध्य रेखा के भी नजदीक है, इसलिए वहां तापमान इतना नहीं गिरता। वहां लोग सर्दियों में भी पंखा चलाते हैं। और उत्तर भारत में तो हम लोग स्वेटर पहन पहन के थक जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां तुषारापात होता है, यानी पाला पड़ता है। अब पेज 10 पर आते हैं। ग्रीष्म ऋतु, मैं पढ़ती हूँ। समय मार्च से मई, लू, उत्तर भारत में धूल भरी गर्म और शुष्क हवाएं, काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल में तूफानी वर्षा, आम्र वर्षा, केरल और कर्नाटक में पूर्व मॉनसूनी वर्षा, आम पकाने में सहायक, तापमान में वृद्धि, वायु दाब में कमी। जी। ये जो नाम है, जैसे आम्र वर्षा, इसका तो नाम ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, आम पकाने वाली बारिश। हाँ बिल्कुल, ये बोर्ड परीक्षा के नजरिए से ना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानीय हवाएं हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उत्तर भारत में जो लू चलती है वो इतनी भयंकर गर्म होती है कि इंसान बीमार पड़ जाए। बिल्कुल, लू तो बहुत खतरनाक होती है। और वहीं बंगाल में जब बहुत ज्यादा गर्मी और नमी टकराती है तो बैसाख के महीने में बड़े भयानक तूफान आते हैं, इसीलिए उन्हें काल बैसाखी कहते हैं। एकदम सही।
काल का मतलब ही तबाही है। और दक्षिण में जो आम्र वर्षा होती है वो मॉनसून से ठीक पहले आती है और आम की फसल को जल्दी पका देती है। बहुत खूब। अब पेज 11 देखते हैं। वर्षा ऋतु यानी मॉनसून का आगमन। मैं पढ़ती हूँ। समय जून से सितंबर। प्रक्रिया निम्न दाब व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। पश्चिमी घाट भारी वर्षा 250 सेमी से अधिक। वृष्टि छाया क्षेत्र दक्कन का पठार कम वर्षा। मॉनसून में विराम, वर्षा लगातार नहीं होती, इसमें अंतराल होते हैं। जी, यहाँ नक्शे में कुछ तीर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं जिन पर साउथ वेस्ट मॉनसून लिखा है। लेकिन ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? बारिश की परछाई? हाँ, मैं समझाता हूँ। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं वो सबसे पहले पश्चिमी घाट के ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं। पहाड़ एक दीवार की तरह खड़े हैं, तो बादल ऊपर उठते हैं और पहाड़ के उसी तरफ भारी बारिश कर देते हैं, मतलब मुंबई और केरल वाली तरफ। तो दूसरी तरफ क्या होता है? दक्कन के पठार की तरफ। जब ये बादल पहाड़ पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं ना, तो उनमें नमी ही नहीं बचती, वो खाली हो चुके होते हैं। अच्छा। इसलिए वो इलाका एकदम सूखा रह जाता है और उसी सूखे इलाके को वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शेडो कहते हैं। मतलब पहाड़ एक तरफ तो हरियाली बांट रहा है और दूसरी तरफ सूखा। बिल्कुल, प्रकृति का यही नियम है। चलिए अब पेज 12 पढ़ते हैं। मॉनसून की वापसी। समय अक्टूबर एवं नवंबर ब्रैकेट में संक्रमण काल। विशेषता आसमान साफ, तापमान में वृद्धि। फिर लिखा है क्वार की उमस, अक्टूबर हीट। उच्च तापमान और आर्द्रता के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। जी। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, अंडमान सागर से गोदावरी कृष्णा कावेरी डेल्टा में तबाही। ये जो क्वार की उम्र से ना, हम सब ने अक्टूबर की उस अजीब सी चिपचिपी गर्मी को महसूस किया है। वो ऐसा मौसम होता है जहां पंखे की हवा भी काम नहीं करती। सही बात है। और इसका वैज्ञानिक कारण भी बहुत दिलचस्प है। क्या कारण है? देखिए, 3 महीने लगातार बारिश होने से जमीन के अंदर खूब सारा पानी जमा हो जाता है। हाँ, मिट्टी एकदम गीली रहती है। बिल्कुल। और जब अक्टूबर में आसमान से बादल छट जाते हैं तो सूरज की एकदम तेज किरणें उस गीली जमीन पर पड़ती हैं। तो क्या पानी भाप बन जाता है? एकदम सही। वो सारा पानी भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है, जिससे हवा में गर्मी और नमी दोनों बहुत बढ़ जाती हैं। उफ, इसीलिए इतना पसीना आता है जो सूखता भी नहीं। हाँ, इसी स्टीम रूम जैसी स्थिति को अक्टूबर हीट कहते हैं। अब पेज 13 पर वर्षा का वितरण है। मैं पढ़ती हूँ। अधिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा पश्चिमी तट उत्तर पूर्वी भारत। कम वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम राजस्थान, गुजरात, लेह। और मासिनराम मेघालय विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। जी, तो यह हमें दिखाता है कि भारत में बारिश कितनी असमान है। बिल्कुल। और इसी का असर घरों पे भी पड़ता है, जो पेज 14 पर दिया है। हाँ, ये बहुत जरूरी पेज है। मैं पढ़ती हूँ। हेडिंग है जलवायु और जीवन, घरों के प्रकार। राजस्थान, मोटी दीवारें, गर्मी से बचाव। चपटी छतें, जल संरक्षण। तराई या गोवा, ढाल वाली छतें, भारी वर्षा बहने के लिए। असम, बांस के खंभों पर घर, बाढ़ और सीलन से बचाव। अब देखिए, यहाँ तीनों चित्र बहुत कुछ कहते हैं। हाँ, चित्र बने हैं यहाँ। राजस्थान का जो घर है उसकी छत बिल्कुल सपाट है ताकि बारिश की एक एक बूंद जमा की जा सके, और दीवारें इतनी मोटी हैं कि बाहर की लू अंदर ना आए। वहीं अगर आप गोवा के घर में ऐसी सपाट छत बना देंगे तो क्या होगा? पानी भर जाएगा और शायद छत गिर जाए। बिल्कुल। इसीलिए वहां ढलान वाली या स्लोपिंग छतें बनाई जाती हैं। और असम में जहां नदियां अक्सर उफान पर होती हैं, वहां लोग जमीन पर घर ही नहीं बनाते, तो हवा में बनाते। एक तरह से हाँ, वो मोटे बांस के खंभे गाड़कर जमीन से कई फीट ऊपर अपना घर बनाते हैं। वाकई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु सिर्फ किताबों में पढ़ने की कोई चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तय करती है कि हम कैसे घर बनाते हैं और हमारी जीवन शैली कैसी होगी। एकदम सही। तो अब हम इस पीडीएफ के बिल्कुल आखिरी पेज 15 पर आ गए हैं। जी। यहाँ हेडिंग है महत्वपूर्ण शब्दावली। मैं पढ़ती हूँ। कोरियोलिस बल, जेट धारा, लू, काल बैसाखी, महावट, मानसून विच्छेद। इन सब पर तो हमने अभी बात की है। हाँ, लेकिन यहाँ एक नया पॉइंट है, एल निनो। ये बहुत खास है। इसके आगे लिखा है गर्म जलधारा जो मानसून को कमजोर करती है। और अंत में लिखा है परीक्षा के लिए शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है।
आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।